नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बिहार जाति जनगणना सर्वे रिपोर्ट आने के साथ ही रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की सुगबुगाहट भी अब तेज हो रही है। पार्टी के कुछ समर्थकों का तर्क है कि भाजपा इसका उपयोग विपक्ष के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए कर सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी चुप है तो गैर बीजेपी दल फूलकर कुप्पा हुए जा रहे हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली है। सोशल मीडिया पर छोटे बड़े तमाम लोग इसे लेकर दो खेमे में बट गए हैं। कोई इतरा रहा है तो कुछ अपनी जाति की कम संख्या पर छितरा रहे हैं। नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव या फिर राहुल गांधी, सभी लोग एक ही सुर में गाना गा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वैसे हल्ला खूब मचा हुआ है। राहुल गांधी ने तो ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पहला काम पूरे देश में जातीय जनगणना का ही होगा। हालांकि इन दिनों रोहिणी आयोग की भी चर्चा है, जिसका गठन कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की तर्ज पर मोदी सरकार ने किया था। 2 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सदस्यीय रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। ये आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण की जांच करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में बना था। सामाजिक वित्त और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार इस संविधान आयोग की स्थापना की गई। आयोग बनाने का उद्देश्य था ओबीसी में आने वाली जातियों के बीच में आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जाँच कराना इस आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। रोहिणी आयोग ने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि रिपोर्ट में सामने आए सुधारों और सिफारिशों को भी अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होने से उन जातियों या उन समुदाय से जुड़े लोगों के फायदे होने की बात कही जा रही है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल है और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए वर्तमान ओबीसी आरक्षण योजना का उन्हें फायदा नहीं हुआ था। बिहार में जेडीयू, आरजेडी, हम वीआईपी जैसी पार्टियां, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, रालोद, अपना दल, सुभाषपा, हरियाणा में इनेलो, जेजेपी जैसी पार्टियां और अन्य राज्यों में जो भी ऐसी पार्टियां हैं। अब तो पूरे देश में कांग्रेस भी है, जो ओबीसी आरक्षण के नाम पर हल्ला काट रही है। इसके अलावा जाट, पटेल, यादव जैसी जातियां और इनकी उपजातियां भी छटपटाएंगी, क्योंकि इनमें से कुछ को ज्यादा फायदा मिलता है। ऐसे में इन जातियों की राजनीति करने वाली पार्टियों को रोहिणी आयोग की सिफारिशें झटका देने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि इस आयोग की सिफारिश के बाद जो ओबीसी वोटर एक साथ बड़े समूह में दिखते हैं, वो कई वर्गों में दिखने लगेंगे। ऐसे में जातीय राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए रोहिणी आयोग आगामी लोकसभा चुनाव में ब्रह्मास्त्र के तौर पर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। तो रोहिणी आयोग जो है उसके आने की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ अनामिका सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, और इसके साथ गौतम राणा हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, और राहुल तलान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। सबसे पहले शुरुआत में अनामिका जी आपके साथ ही करूंगा। अनामिका जी, जिस तरीके से बिहार में जात आधारित गणना हुई, इसके बाद से राजनीति जो है वो चरम पर पहुंच गई। अभी भी इस पर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, लेकिन अब सुगबुगाहट ये हो रही है कि रोहिणी आयोग आएगा, लागू होगा ये। अगर ये आता है तो इसको क्या बीजेपी के साथ इसको ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जाए? अनामिका सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? अनामिका जी सुन पा रही हैं? शायद अनामिका से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है। हम राहुल जी के पास पहुंचते। राहुल जी, आप तक आवाज मिल रही, पहुंच रही है?
राहुल जी, जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना हुई, जिसके बाद से तमाम तरीके के वार पलटवार देखने को मिले सत्ता पक्ष के, लेकिन जिस तरीके से इसकी रिपोर्ट सामने निकल कर आई तो विपक्षी दलों ने इसका खूब गुणगान किया है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि रोहिणी आयोग लागू होगा और इसकी सुगबुगाहट है जो है वो भी तेज हो गई है। इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान? देखिए, 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन उसके बाद जब 2023 में रिपोर्ट सौंपी गई, अभी तक वो रिपोर्ट सामने नहीं है। वो बात अभी तो कयास ही है कि क्या होगा उसमें। लेकिन सवाल ये है कि जैसे भी जो भी कयास लग रहे हैं कि जो जातियां, उनकी उपजातियों को या जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जैसे चर्चा है रोहिणी आयोग की कि ये सारी चीजें होंगी, तो उससे मुझे लगता है कि बीजेपी की प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाली हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करके जिनको बोतल से बाहर निकाल दिया, जिसको बोतल में वापस डालना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, पूरे देश में ये एक 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, उसके बाद एक मोटा मोटी अनुमान है कि 53-54% ओबीसी है भारत में, लेकिन उस हिसाब से अभी भी उनको वो लाभ नहीं मिला है। तो जब लाभ नहीं मिला है तो वो जब एकजुटता की बात आएगी, देखिए बीजेपी का 2014 का जो इलेक्शन था वो हिंदुत्व पे था, और हिंदुत्व के नैरेटिव को कोई तोड़ता है तो वो जाति या जो जाति वाली जनगणना है उस नैरेटिव को वीक करती है। और 2019 में भी यही नैरेटिव था बीजेपी का, इसी नैरेटिव की वजह से बीजेपी जीती थी, हिंदुत्व की वजह से। लेकिन जब इन्होंने एक नई तरीके से इस चीज को टैकल करने की कोशिश की है, विपक्ष ने जातीय जनगणना की मांग सामने रख दी है। अब जब जातीय जनगणना की मांग होगी तो वो जो राहुल गांधी जो बार बार बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उनको पता है कि हिंदुत्व को अगर जो कमजोर नहीं किया गया तो फिर बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा, और हिंदुत्व को कमजोर करने का ये सबसे सही तरीका है राहुल गांधी और कांग्रेस की नजरों में। लेकिन सवाल बीजेपी भी है यहाँ कि बीजेपी ने क्या वो सारी, इन बीजेपी को पता था कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि इन चीजों को डाइल्यूट किया जाए। ना तो बीजेपी ने सरकार में हिस्सेदारी बढ़ाई अपनी कि ओबीसी की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, कि एक एक कास्ट को 5-5 मिनिस्ट्री दे रखी है बीजेपी ने, प्रमुख मिनिस्ट्री, बाकी ओबीसी की कास्ट को कितनी मिनिस्ट्री है। सवाल ये भी है ना कि जब आप अगर जो एक करना चाहते, प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ओबीसी समाज से आता हूं, तो प्रधानमंत्री को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था कि भाई अगर जो जातियां हैं भारत में, जो भारत की सच्चाई है, उस हिसाब से आपको बैलेंस बना के चलने की जरूरत थी। अब जब बीजेपी के सामने एक ये बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है तो बीजेपी को ये सूझ नहीं रहा है कि कैसे इसको टेकल करें। जैसे तेलंगाना में हमने देखा, प्रधानमंत्री की रैली देखी, प्रधानमंत्री वहां हिंदुत्व की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरी समझ है, कि ये मुद्दा बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा कुछ दिन बाद जैसे मंडल आयोग बना था। मंडल आयोग के बाद जैसे हमने जो चीजें देखी, तो अब जब ये सारे ओबीसी या और अदर कास्ट अपनी हिस्सेदारी, जैसे बहुत सारे इशू ये भी हैं कि जहां जहां पद हैं ओबीसी या एससी एसटी के, वो खाली क्यों रह जाते हैं, क्यों नहीं भर पाती है सरकार। जैसे यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे पद खाली रहे, और ये सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में नहीं है, ये कांग्रेस के शासनकाल में किसी की भी सरकार रही हो। तो एक तरीके से हर सरकार ने ओबीसी एससी या एसटी के साथ एक तरीके से भेदभाव किया गया है, और उनको जो उनके पद, जो 27% जो आरक्षण था, उसको भी फुलफिल नहीं किया गया है। जबकि जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो 14% आरक्षण मिलता है, जहां आबादी 50% से ज्यादा है ओबीसी की। तो सबको ये सोचने की जरूरत है, और जो सबसे ज्यादा इन चीजों का लाभ ले रहे हैं उनको भी थोड़ा अपनी थॉट्स को डाइल्यूट करने की जरूरत है कि आपको अगर जो सामंजस्य के साथ चलना है तो सामंजस्य बनाने के लिए सबको बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। तमाम लोग तो ऐसे भी हैं राहुल तलान की जिनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो भी उसका बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, गौतम जी के पास मैं पहुंचूंगा। गौतम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अनुच्छेद 340 है क्या, और इससे किस तरीके का लाभ अब जनता को मिलने वाला है? हेलो जी गौतम जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। गौतम जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, मेरा ये सवाल है कि अनुच्छेद 340 क्या है, इसको आप जरा समझाइए। सर देखिए, मैं जहां तक आप कास्ट सेंसस की जो बात कर रहे हैं उस पर हम बात करें ज्यादा बेहतर है। जो कास्ट सेंसस हुआ वो मेरे मानना है कि बिल्कुल सही है एकदम, क्योंकि जब से भी रिजर्वेशन चालू हुआ, जैसे आपने खुद ही कहा, मैं आपको सुन रहा था कि आज भी कहीं पर भी बैकलॉग जो है वो लगातार बैकलॉग पड़ा रहता है। तो किसी भी सरकार की नीयत, जो पुअर सेक्शन, जो वंचित समाज है,
SC ST OBC इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जैसे आपने खुद ही कहा कि इवन देन की मंत्रालय तक में नहीं है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली। तो जो कास्ट सेंसस हुआ है मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूं और ये होना चाहिए, उसी हिसाब से रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए। ठीक है अनामिका जी, जो ये रोहिणी आयोग अगर लागू होता है तो क्या इसको ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जाए बीजेपी के लिए? क्या ये काट बनेगा जातिगत जनगणना का? सत्यम जी, पहली बात तो जातिगत जनगणना ऐसा कोई विषय नहीं है कि उसके लिए किसी काट की आवश्यकता पड़े। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के मूल दर्शन के विषय में बात करना चाहूंगी और अवधारणा। जो पिछड़े की बात हो रही है, अति पिछड़े की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बात ही करती है अंत्योदय यानी पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति की। और जो हम पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के उदय की बात करते हैं तो हम उसमें ये नहीं देखते कि अगड़ा कौन है, पिछड़ा कौन है, स्वर्ण कौन है, दलित कौन है, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, जैन कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा विषय, जिस तरह से नीतीश कुमार जी की प्रकृति और प्रवृत्ति रही है, मैं यहाँ से कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, उनकी हमेशा आदत रही है मोनोपॉली चलाने की और खुद को श्रेष्ठ बताकर रहने की, और उसमें कहीं ना कहीं उनके अहंकार को बढ़ावा हमने अपनी नैतिकता के कारण भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया। क्योंकि जब उनके पास कम सीट रही तब हमने उन्हें प्रधानमंत्री पद दिया। तो उन्होंने जो एक गठबंधन बनाया सत्यम जी, उसमें जब वो देखते हैं कि उन्हें कोई लीड नहीं मिल पा रही है, न संयोजक का पद मिलता है, न प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वो अपने आपके नेताओं से कराते हैं, अपने दल के लोगों से जब कोई तवज्जो नहीं मिलती है तो वो एक सगुफा छोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारे गौतम जी बैठे हुए, उन्हें पता है कि जातीय जनगणना कराने का अधिकार केंद्र के पास है, एक विषय। दूसरा विषय, जो जातीय जनगणना हुई है वो 26-27 जो उसके मापदंड है, मानक है, उन पर हुई है। पहली बात, आप लगातार शिकायत सुन रहे हैं। इवन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से इतर होकर कहूं तो आप यकीन मानिए कि मेरे घर भी कोई जनगणना करने नहीं आया। तो इसमें इतनी त्रुटियां हैं, इसके मापदंड क्या है, एक विषय। दूसरा विषय ये है कि जब आप करते हैं तो आप जातीय आंकड़े सबसे पहले बाहर क्यों लाते हैं? आप आर्थिक और दूसरे जो सर्वे हैं उनको बाद में लाने की बात, 2 महीने बाद लाने की क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि आप 2 महीने पूरे देश को फिर से जातीय की एक आग में झोंकना चाहते हैं। और पिछले 1 दशक में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में जिस तरह से हिंदू, सनातनी और भारतीय लोग एक हुए हैं, और आप पिछले बार के दोनों लोकसभा चुनाव के आंकड़े देख सकते हैं कि पिछड़ों और अति पिछड़ों ने कितने ज्यादा प्रतिशत में जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो वो जो डर एक बैठ गया है गठबंधन के मन में। और रोहिणी आचार्य जो रिपोर्ट है उसमें तो पहले ही ये कहा गया है कि कुछ पिछड़ी जातियों ने अपने श्रेष्ठ होने के कारण ये लगातार आरक्षण लेकर आरक्षण को सीमित कर दिया है, तो उसी का बंटवारा और अन्य जातियों में किया जाना चाहिए। तो हमने तो वो पहले ही कर लिया था, हमें उसके लिए किसी काट की तरह हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, गौतम रत्ना कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हिंदू सनातनी क्या होता है मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर हिंदू सनातनी है और हिंदू ही शब्द है धर्म का, तो फिर कोई जाट, जाटव, चमार, वाल्मीकि, ठाकुर क्यों है ये बताएं पहले। ब्राह्मण जो ये बोल रही है मैडम, और मोदी जी बताएं, और ये भाजपा आरएसएस वाले बताएं। कोई सनातनी नहीं है इस देश के अंदर, सनातन कुछ है ही नहीं। सनातन भी एक जाति का ही हिस्सा है। हिंदुज्म कभी भी बिना जाति के था, न रह पाएगा, ना होगा। तो जाति को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं? ठीक है, बोलिए अनामिका जी, जवाब दीजिए। सत्यम जी, पहले तो आप संविधान के विशेषज्ञ हैं, सनातन धर्म के, कृपा कर मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है, सनातन धर्म के आप विशेषज्ञ ना बने। अगर आपने वेद पढ़े होंगे जो विश्व की सबसे प्राचीनतम एक माने जाते हैं। गौतम जी, जब मैं बोल रही थी आप बोल रहे थे, मैं चुप थी, आप मेरी बात सुन ले। आप बोले ना गौतम जी मेरी बात सुन ले, तब आप बोल सकते हैं। आप किसी भी, आप ऋग्वेद में कहीं भी जाति का उल्लेख बता सकते हैं। बाद में सामाजिक त्रुटियों के कारण वर्ण व्यवस्था जो थी, अगर आप ऋग्वेद के सूक्त में पढ़ते हैं तो वो कहती है कि मैं कवि हूँ, मेरी माँ आटा पीसती है और मेरा पिता किसान है। यानी एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण का काम करने वाले लोग हैं। बाद में सामाजिक विकृतियों के कारण जब जातीय व्यवस्था बनती है, तो जाति व्यवस्था सामाजिक उसके लिए बनी है जब पूरी दुनिया, पूरा देश और पूरा विश्व आगे होने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया में जाति नहीं है, आपके देश में जाति है। गौतम जी मुझे बोलने दें। गौतम जी आप संविधान के विशेषज्ञ हो सकते हैं, सनातन धर्म और दूसरी चीजों के नहीं। कृपया मुझे बोलने दें, मैं आपका सम्मान करती हूँ। मुझे आप अपनी बात पूरी करने दें। भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी लोक कल्याणकारी योजना बनाती है, जब हम उज्ज्वला की गैस देते हैं, आयुष्मान योजना बनाते हैं, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, तो हम ये नहीं देखते, हम देखते हैं कोई भी समाज आर्थिक, सामाजिक और
शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के विकास की बात करता है। बिहार में क्यों इतना गौरव महसूस करते हैं यहाँ की सत्ता में रहने वाले लोग कि वो दलित को महादलित, पिछड़े को महापिछड़ा बना के ले जाना चाहते हैं, और उनकी ही बात उन पे भारी पड़ने वाली है। सत्यम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, राहुल जी जो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका अर्थ क्या है कि वो उस देश के अल्पसंख्यकों को कुछ भी नहीं देना चाहते? क्या वो इतने बौखला गए हैं कि जिनका तुष्टीकरण करके, कश्मीर को खत्म करके, बर्बाद करके उन्होंने आज तक देश को यहाँ खड़ा कर दिया, अब उन्हीं की पीठ में वो छुरा भोंकेंगे? तो वो पहले तय कर लें कि वो चाहते क्या है। ठीक है, ठीक और है। एक और बात जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। राहुल जी, यही सवाल मैं आपसे अब करने वाला था जो अभी अनामिका जी ने करा। जैसे उन्होंने बोला है जिसकी संख्या भारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिस तरीके से ये दिया गया है, तो सर जिस तरीके से अगर ओबीसी का देखा जाए तो यहाँ पर अगर रोहिणी आयोग लागू होता है तो सबको समान अधिकार मिलेंगे, यानी कि अभी कुछ जातियां जो सबसे आगे हैं, यादव हो गए, जाट हो गए, इनको सबसे अच्छा आरक्षण मिलता है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जो अभी भी दबी हुई हैं। अब कहीं ना कहीं उन लोगों को भी आरक्षण मिलेगा, चाहे नौकरी हो, चाहे तमाम और भी चीजें हों। ऐसे में क्या लगता है कि ये अब छिटक जाएंगे और जिससे कि क्या किसी एक दल को फायदा हो सकता है? नहीं, देखिए, जब आप अगर जो ऐसे करेंगे, देखिए प्योर पॉलिटिक्स की बात है यहाँ। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट्स लागू होती हैं, जो खैर अभी आई नहीं है, हमें यही नहीं पता है कि उनकी सिफारिश क्या है, जब आएंगी उनके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो फिर अगर जो जैसे आप यादवों से आरक्षण ले लेते हैं, किसी और कास्ट को दे देते हैं, तो यादव क्या नाराज नहीं होंगे? सबसे बड़ी आबादी है बिहार की, किसको वोट करेंगे फिर? तो बीजेपी के लिए तो दोनों तरफ इधर कुआं उधर खाई है। बीजेपी को बहुत डेलिकेटली ये सारी चीजें हैंडल करने की जरूरत है। जहां तक आपने जाटों की बात की, तो जाटों को प्रदेश, कई सारे प्रदेश ओबीसी देते हैं, सेंटर जो है वो ओबीसी नहीं मानता है जाटों को। तो जाट तो अभी इनको यही नहीं पता है कि वो ओबीसी में हैं या नहीं है। तो जैसे यूपी ओबीसी दे देता है, लेकिन केंद्र सरकार ओबीसी मानती नहीं है जाटों को। तो जो भी केंद्र सरकार की जॉब्स होती हैं या और जगह जो भी केंद्र सरकार जो भी नौकरियां निकालती है, वहां उनको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता है जाटों को। तो यादवों को पूरे नेशनली ओबीसी का आरक्षण मिलता है, या और जैसे कुर्मी हो गए, उनको नेशनली ओबीसी का आरक्षण मिलता है। तो सवाल ये है कि बीजेपी को थोड़ा चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे कि मैंने जैसे पहले शुरुआत में बोला था कि जिन्न को बाहर निकाल दिया है नीतीश कुमार ने, अब आपको हैंडल करना है, कैसे हैंडल करेंगे ये? अब जैसे जो बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही है, वैसे हैंडल नहीं हो सकती हैं चीजें। बीजेपी, देखिए, हिंदुत्व जो 2014 में 2019 में जो हमने देखा, बीजेपी की एक तरफा वोट हुआ और पूर्ण बहुमत की सरकार, जब हम गठबंधन की सरकारों की बात कर रहे थे और उस टाइम पे पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो हर कोई तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है ना। तो कांग्रेस ने या नीतीश कुमार ने या विपक्ष ने एक स्ट्रेटेजी चेंज की कि भाई हिंदुत्व की काट क्या है? हिंदुत्व की काट जाति है, और जाति भारत में सदा से रही है, और जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन भी रहा है। इसको कोई मना कर सकता है कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जाति के नाम पे? तो जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है, तो वो उसी का फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं साथ में ये भी बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने भी इन्हीं जातियों का दोहन किया है। कांग्रेस के शासन काल में भी ये इन जातियों के जो पद होते थे, जैसे एससी के पद कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भरे ही नहीं गए पूरे के पूरे, तो वैसे ही ओबीसी के भी नहीं भरे गए, ना वैसे एसटी के भरे गए, तो और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी यही हाल है। तो कांग्रेस के शासन काल में भी यही व्यवस्था लागू थी। देखिए, सवाल क्या है कि अब बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके ये समझने की जरूरत है कि भाई सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी दी जाए, जिसकी हिस्सेदारी बनती है। जैसे मैंने बोला कि एक जाति के 5 मिनिस्टर, एक जाति के 7 मिनिस्टर, और एक जाति का एक भी मिनिस्टर नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्यों? क्या वो जाति ने आपको वोट नहीं किया था? क्या उस जाति में योग्य नहीं है कि मिनिस्टर बन पाए लोग? सवाल यह है ना कि आप अगर जो बिल्कुल पॉलिटिक्स को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आप तभी चल सकते हैं। अगर जो आप इनबैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अब कितना भी नैरेटिव चला ले हिंदुत्व वाला, जैसे उन्होंने तेलंगाना की रैली की बात की, उन्होंने बोला कि भाई हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदुत्व, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि भारत में बहुत लंबे समय से डिस्क्रिमिनेशन रहा है। मैं इसको अपवाद मानता हूं कि 2014 में और 2019 में हिंदू यूनाइट हुआ, ये अपवाद है भारतीय राजनीति में। भारतीय जब से देश आजाद हुआ है, इतना यूनाइट हिंदू कभी और राहुल जी, जो लोग जाति पर राजनीति कर रहे हैं, मान लीजिए, जो लोग जाति पर राजनीति कर रहे हैं बढ़ चढ़कर, देखिए
मैंने यही तो बोला ना कि जातियों पे राजनीति क्यों हुई थी। जातियों पे राजनीति इसीलिए हुई थी क्योंकि कभी डिस्क्रिमिनेशन था। मायावती जाति की राजनीति क्यों करने लगी? मायावती इसीलिए करने लगी। और उनकी जाति उनके पक्ष में क्यों आई? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनके साथ, इसीलिए मायावती ने जाति की राजनीति की। नीतीश कुमार करते हैं, लालू प्रसाद यादव करते हैं, या और कोई करता है। जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का आपको एग्जांपल देता हूं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? आदिवासियों की। मुख्यमंत्री रमन सिंह क्यों बने थे वह? बताइए, क्या आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था बीजेपी की तरफ से? सवाल यह है कि जहां अगर जो रमन सिंह को वहां मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत ही नहीं थी, किसी आदिवासी को बनाने की जरूरत थी। अब आप यूपी में, जैसे बिहार में किसी कायस्थ की आबादी बहुत कम है, वहां मुख्यमंत्री किसी कायस्थ को बना दे, क्या चल पाएगा क्या? तो आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है ना कि भाई अब केंद्र में कितने सारे ओबीसी मिनिस्टर हैं। जैसे मैं मानता हूं ये बीजेपी की अच्छाई है कि अमित शाह जी ने बोला संसद में कि हमारे 85 सांसद ओबीसी हैं, लेकिन 85 से ज्यादा होने चाहिए क्योंकि इस देश की आबादी 50%, ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। आपको यह सोचने की जरूरत है। ठीक है, अनामिका जी जवाब दीजिए, इसके बाद गौतम जी के पास। मैंने राहुल जी को सुना और अच्छा लगा कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना राजनीतिक विश्लेषक की तरह वो बात कर रहे हैं। और राहुल जी, मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ, भारत के हर, अभी तो गौतम जी कह रहे थे कि कुछ सनातन और हिंदू कोई धर्म ही नहीं होता है। ये बहुत ही दुखद बात है कि विश्व के मुझे लगता है एकमात्र देश है जहाँ बहुसंख्यक लोगों के साथ इस तरह के विचार रखे जाते हैं और अंदर एक द्वेष रखा जाता है। तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे 14-19 गौतम जी, मैं मुझे बात पूरी करने दें, आप बोलिएगा, आप बोल सकते हैं गौतम जी आराम से, हम डिबेट में आप ही बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। 2014 में और 2019 में जिस तरह से हिंदू एक हुआ है, सनातनी एक हुआ है, वैसे ही 2024 में होगा। क्योंकि भारत जो है वो किस तरह का देश है, वो देश है, उस तरह की सनातन की प्रवृत्ति रही है कि हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं और नदी की भी पूजा करते हैं। वासुदेव कुटुंबों की हम बात करते हैं और विश्व कल्याण की हम बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। हमें जमीन का कण कण भी उतना ही प्यारा है, हमें अपनी संस्कृति भी उतनी प्यारी है और राष्ट्रवाद भी उतना ही प्यारा है, क्योंकि हमें राष्ट्रवाद और संस्कृति के बिना हमें कोई भी सभ्यता नहीं चाहिए। विश्व इतिहास इस बात का गवाह है कि सभ्यताएं आती हैं और नष्ट हो जाती हैं, परंतु संस्कृतियां जिनकी जीवित रहती हैं वो इतिहास में लिख दिए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की भी बात करेगी, आयुष्मान योजना की भी। कोरोना में जब विश्व की सारी शक्तियां, महाशक्तियां घुटने टेकेंगी, गौतम जी इतने परेशान क्यों है? गौतम जी क्यों? हाँ, आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी गौतम जी, इतने विचलित ना हो। अब जब आपके जैसे विश्लेषक अपनी गौतम जी अपनी स्टैटिस्टिक मुस्कुराहट को संभाल कर रखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये देश का संवेदनशील मुद्दा है जाति का। या आप इस स्टैटिस्टिक मुस्कान के साथ राहुल जी से सीखिए, गंभीरता राहुल जी से सीखिए और मुझे बोलने दें, बात का जवाब दे रही हूँ मैं, आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। आपके जैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित बुद्धिजीवी जब लगातार भारतीय जनता पार्टी पर स्वर्णों की पार्टी होने का आरोप लगाते हैं, उसके जवाब में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं एक पिछड़े का बेटा हूँ। और जब वो कहते हैं कि मैं एक चाय वाले का बेटा हूँ, तो वो ये बताते हैं कि सबसे वंचित और शोषित वर्ग से आने वाला व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बन सकता है। वो ये नहीं कहते कि मैं लालू जी का बेटा हूँ और राबड़ी का सीएम मैं बनूंगा। समाजवाद और लोहियावाद को बेचकर सत्यम राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव का परिवार, मुलायम सिंह का, आप उत्तर से उठा के दक्षिण तक चले जाइए, इन्होंने अपने परिवार के विकास के अलावा किसका विकास किया है? और मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं फंसेगी आरजेडी, जिसे ये बताना पड़ेगा कि 14% यादवों के साथ वो 50-60% टिकट कैसे यादवों को दे देती है। उसे बताना पड़ेगा कि वो और किसी ओबीसी चेहरे को उप मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाती। नीतीश जी को बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं किसी कुर्मी को आगे बढ़ाते। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति पाति की राजनीति नहीं करती, हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम इस देश की बहुसंख्यक जनता की राजनीति करते हैं। और हम 3 तलाक के नरक से अपनी मुस्लिम बहनों को निकालने से पहले, 370 खत्म करने से पहले तथाकथित बुद्धिजीवियों से नहीं डरते कि वो तुष्टीकरण करा के, ध्रुवीकरण कराकर हमारा क्या करेंगे। अटल जी ने कहा था सरकारें रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। ठीक है गौतम जी, ठीक है गौतम जी बोलिए। अब सर, पहले तो मैं मैडम से पूछना चाहता हूं, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं तो रेस्पेक्ट से ही बात हर इंसान को करना चाहिए उनके लिए, वहां जाकर बुद्ध की बात करते हैं, वहां राम का नाम क्यों नहीं लेते, ये बताएं मैडम।
राम का नाम अगर वो नहीं ले, जहाँ बुद्ध की बात करना चाहिए संदर्भ और प्रसंग। ठीक है गौतम जी, आप संविधान के विशेषज्ञ हैं, आप संविधान पे बात करिए। जो मैंने आपसे सवाल पहले भी किए थे उस पर थोड़ा जवाब दीजिए, एक बार समझाइए जरा दर्शकों को कि इससे कैसा लाभ मिलेगा, रोहिणी आयोग लागू होता है। राम और बुद्ध एक दूसरे के परे। ठीक है अनामिका जी, ठीक है ये सर इस पर जवाब दीजिए आप। जो और अति पिछड़ी जो जातियां हैं जो अभी तक, जैसे कि उसमें मैंने रोहिणी आयोग को जो पढ़ा है अभी, उसमें ये दे रखा है कि जो उनकी रिपोर्ट लगभग मोटा मोटा जो देखा है मैंने कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा रिजर्वेशन का। तो अगर वो आता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिनको नहीं मिला उनको भी मिलना चाहिए। अगर वो पीड़ित है, सामाजिक उत्पीड़न उनका भी होता है सामाजिक लेवल पर, जाति के लेवल पर, उनको मिलना चाहिए। ठीक है राहुल तलान, एक चीज बताइए, अभी तो ये है ओबीसी आरक्षण जिस तरीके से मिल रहा, सारी जातियां एक साथ हैं, तमाम जातियां इसमें आती हैं, तो अगर ये रोहिणी आयोग लागू होता है तो क्या लगता है तमाम जातियां जो हैं अब वो छिटक जाएंगी, अलग अलग दल के साथ चली जाएंगी? बिल्कुल, देखिए इसकी संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी नहीं, जहां तक मैं समझता हूं, और आनी भी चाहिए। आरक्षण का जिस परिवार को लाभ मिल चुका है उसको दोबारा से ना मिले। आरक्षण की सही व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी कम से कम। ऐसे नहीं हो सकता है कि एक परिवार लेता रहा आरक्षण का लाभ, फिर उसके दादा ने भी आरक्षण का लाभ लिया और नाती पोते भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आरक्षण का ये होना चाहिए कि भाई आपका अपलिफ्टमेंट हो गया आरक्षण की वजह से, तो अब आपकी फैमिली में किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। तब आप आरक्षण के सही मायने साबित कर पाएंगे कि हर किसी को आरक्षण का लाभ मिले। तो सरकार को भी ये सोचने की जरूरत है। जैसे रोहिणी आचार्य की जो बात चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि अगर जो ऐसे आई तो बीजेपी के लिए इधर कुआं उधर खाई हो जाएगी। आप नहीं चाहेंगे कि यादव आपसे छिटक के कहीं जाएं, क्योंकि यादवों को तो फिर आरक्षण नहीं मिलेगा, और कास्ट जो है उनको वो छिटक के जाएं तो ऐसे आरक्षण नहीं मिलेगा, तो फिर बीजेपी को वोट कौन करेगा? तो सवाल ये है ना कि जैसे यादव बड़ी आबादी है पूरे देश में, तो वो छिटक गए तो बीजेपी के पास कितनी बहुत सारा डेंट पड़ेगा। लेकिन राहुल जी ये भी तो है कि सबको मिलना चाहिए बराबर का हक, ये भी बेहद जरूरी है ना। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं ना, हर जगह वोट हम नहीं देख सकते। अगर सभी को एक समान अधिकार मिलेंगे तो सबसे अच्छा है ना देश में। अगर बीजेपी ऐसा कुछ करती है तो अच्छा कदम है। आप सत्यम जी एक बात समझ लीजिए, देश ना राजनीति से चलता है और राजनीति चलती है वोट से। इसमें कोई ऐसा नहीं है आदर्शवाद की स्थिति नहीं होती है राजनीति में। राजनीति में होती है लाभ की स्थिति, कैसे लाभ मिलेगा। तो लाभ लेने की बात होगी, बीजेपी भी लाभ लेने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी लाभ लेने की कोशिश करेगी। पर मुझे जहां तक आरक्षण की व्यवस्था पे मेरे कुछ सवाल रहते हैं, और उनमें एक सवाल ये है कि भाई आरक्षण जिस फैमिली को मिल चुका है एक बार, उसको दोबारा से आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तभी आरक्षण के सही फायदे आम जनता तक और गरीब तक पहुंच पाएंगे। अनामिका जी समय की कमी है, फाइनल कमेंट। बिल्कुल राहुल जी की जो बात है मैं उससे सहमत हूँ कि जो तथाकथित बुद्धिजीवी वकालत करते हैं, एक वर्ग को लगातार कोसते हैं, उनसे पूछा जाए, वो सौगंध खा के इस बात को बताएं कि उनकी कितनी पीढ़ियों ने आरक्षण लिया, क्या वो अपने बच्चों को इस आरक्षण से मुक्त करेंगे। वो ना किसी और के लिए करें, ना स्वर्ण के लिए करें, ना किसी के लिए करें, अपने ही समुदाय के लोगों के लिए कर दे। और सत्यम जी फिर से दोहराना चाहती हूँ, भारत का हिंदू सनातनी जाग चुका है, और ये कोई नई बात इन्होंने जिनका पिटारा नहीं निकाल दिया। गली मोहल्ले में सबको पता है कि किस जाति की आबादी कितनी है। सारे राजनीतिक पार्टियों के सर्वे होते हैं, उसके आधार पर टिकट वितरित किए जाते हैं। तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी सनातन के लिए, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए। और भारत की प्रबुद्ध और चैतन्य मतदाता जो जनता है, वो आने वाले समय में 2024 में उतने ही प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो युग पुरुष है उनके साथ खड़ी रही। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी थी, नहीं तो इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि रोहिणी आयोग अगर लागू होता है तो इससे तमाम लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा, लेकिन अब इससे सियासत भी शुरू हो गई है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।